देखिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर का टॉपिक। ठीक है, ये इसका सिनॉप्सिस। इसमें हम कवर करेंगे कि ऑफर क्या होता है, उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, इसेंशियल, टाइप ऑफ ऑफर, टर्मिनेशन, मोड ऑफ रिवोकेशन, ऑफर क्या होता है और वो इनविटेशन टू ऑफर से कैसे अलग होता है। 3 केस लो भी है और फिर कंक्लूजन। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से। देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब दो लोग एक एग्रीमेंट करें जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको चाहिए कि एक एग्रीमेंट हो जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल तब बनेगा जब सेक्शन 10 की कंडीशन फॉलो होगी। ये हमने पिछले वीडियो में पहले ही कवर कर लिया है। और एग्रीमेंट बनेगा जब एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। इट विल गिव राइज टू एग्रीमेंट। ठीक है, तो यदि आपको एक एग्रीमेंट बनाना है तो सबसे पहले तो आपको चाहिए कि एक पार्टी ऑफर दे, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करे, तभी एक एग्रीमेंट बनेगा। और ये एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल हो जाएगा तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, प्लस इन्फोर्सेबल विल गिव राइज टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑफर इज बेसिकली द फर्स्ट स्टेप। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए पहली स्टेप होती है ऑफर। ठीक है, चलिए, तो अब इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है कि यदि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। और एग्रीमेंट तभी बनेगा जब एक पार्टी ऑफर देगी और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, बेसिकली बिना ऑफर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। यही लाइन यहाँ पर लिखी है। बाकी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रूल्स दे रखे हैं इन सेक्शंस में, सेक्शन 2A 2B 2H 3 4 5 6 7 8 9। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जो हम अभी आगे इसी वीडियो में कवर करेंगे। चलिए, अब हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं जो कि दे रखी है सेक्शन 2A में। डेफिनेशन बोलती है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। signifies to another his willingness टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखिए, जब एक इंसान अपनी इच्छा दूसरे इंसान को जताता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, ताकि वो दूसरा इंसान उसको एसेंट दे दे, अनुमति दे दे या एक्सेप्टेंस दे दे, तब हम बोलेंगे कि ऑफर दिया गया है। वापस से, जब एक इंसान अपनी इच्छा कुछ करने की, कुछ या ना करने की दूसरे इंसान को जताए, ताकि वो दूसरा इंसान अपनी अनुमति दे दे, अपनी हामी दे दे, अपनी एक्सेप्टेंस दे दे उस इच्छा पर, तो बोला जाएगा कि ऑफर दिया गया है पहली पार्टी के द्वारा, पहले इंसान के द्वारा। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपसे बोलता हूँ, क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदेंगे? ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अपनी इच्छा जता रहा हूँ, है ना। क्या आप मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदेंगे, यहाँ मैं अपनी इच्छा जता रहा हूँ। ठीक है, किस चीज़ की इच्छा जता रहा हूँ? अपनी गाड़ी को बेचने की। क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे? तो मैं अपनी एक तो इच्छा जता रहा हूँ अपनी गाड़ी को बेचने के लिए। अच्छा, और ये इच्छा मैं क्यों जता रहा हूँ? ताकि आप हामी दे दें, ताकि आप एक्सेप्टेंस दे दें, ताकि आप एसेंट दे दो और बोले कि हाँ, मैं तुम्हारी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आप ऑफर में अपनी इच्छा जताते हो कुछ करने की या कुछ ना करने की, जैसे कि गाड़ी बेचने की, गाड़ी ना बेचने की, या घर बेचने की, कुछ भी। अपनी इच्छा जताते हो कुछ करने की या कुछ ना करने की, ताकि सामने वाली पार्टी हामी दे दे, एसेंट दे दे, एक्सेप्टेंस दे दे, तो बोलते हैं कि ऑफर दे दिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं। ऑफर का एग्जाम्पल, विल यू बाय माई कार फॉर 10 लाख रुपीज। 10 लाख। यहाँ आप अपनी इच्छा जता रहे हो अपनी गाड़ी को बेचने की। ठीक है, कितने में? 10 लाख रुपए में। और विल यू से आप
यहाँ पर सामने वाले की परमिशन ले रहे हो, ये विल यू से दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम इसेंशियल एलिमेंट में आ जाते हैं। ऑफर में यही लिख देना, यही इलस्ट्रेशन है कि विल यू बाय माई कार फॉर 10 लाख रुपीज़, या क्या आप मेरा घर 10 करोड़ में खरीदोगे, क्या आप मेरे कपड़े खरीदोगे, क्या आप मेरे लिए काम करोगे एज अ डॉक्टर या एज ए सीए, कुछ भी, है ना, ये सब ऑफर की एग्जांपल है। ठीक है, अब हम इसेंशियल एलिमेंट्स क्या जाते हैं। देखिए, ऑफर में पहला एलिमेंट है कि ऑफर मस्ट एक्सप्रेस विलिंगनेस। आपको ऑफर में अपनी विलिंगनेस को एक्सप्रेस करना है, अपनी इच्छा को जताना है, ठीक है। और ये इच्छा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए लीगल ओब्लिगेशन बनाने के लिए। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए स्टेटमेंट लाइक आई एम विलिंग टू सेल माई कार फॉर 2000 रुपीज, 2 लाख रुपीज शोज ए क्लियर इंटेंशन एंड कैन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। ठीक है, तो जैसे कि ये स्टेटमेंट हो गया कि मैं अपनी गाड़ी 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी गाड़ी बेचूं, तो चाहे तो तुम उसे खरीद सकते हो। साथ में यहाँ पर इंटेंशन है कि लीगल ऑब्लिगेशन बने। ठीक है, यहाँ पर इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन है क्योंकि ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है। देखिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एक एलिमेंट होता है अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो। इसको हमने दूसरी वीडियो में बहुत डिटेल में कवर किया, बट अभी आप इतना समझिए कि क्योंकि यहाँ पर लेने देने की कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो इस ऑफर में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की भी इंटेंशन है। साथ में ये ऑफर भी है क्योंकि शब्दों से क्लियर दिख रहा है कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ। आई एम विलिंग टू सेल माई कार फॉर 2 लाख रुपीज। इससे इंटेंशन भी दिख रही है, काई की इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप क्योंकि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन है एंड कैन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर। ठीक है, इंटेंशन काई की ना लिख देते हैं, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, वाई, क्योंकि इट इज कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, इट इज कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। देखिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती ना, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। इसका एग्जांपल है कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को ऑफर दिया कि क्या कल तुम मेरे साथ मूवी देखने जाओगी। वाइफ ने बोला ठीक है, मैं कल आपके साथ मूवी देखने चलूंगी। अगले दिन हस्बैंड ने मना कर दिया, तो वाइफ कोर्ट में चली गई। कोर्ट में बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने तो बोला था मूवी दिखाएंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाई, तो अब मुझे आप मेरे हस्बैंड से कंपनसेशन दिलाइए। कोर्ट बोलेगी नहीं, हम नहीं दिलाएंगे क्योंकि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। क्यों नहीं था? ऑफर तो था, हस्बैंड ने पूछा था क्या तुम मेरे साथ कल मूवी में चलोगी, एक्सेप्टेंस भी था, वाइफ ने बोला था हाँ मैं आपके साथ मूवी में चलूंगी, तो फिर क्यों नहीं था कॉन्ट्रैक्ट? कोर्ट बोलेगी कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं था क्योंकि आप दोनों की कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है ये डोमेस्टिक नेचर का है। ठीक है, घरेलू एग्रीमेंट है ये, इन इसमें लीगल रिलेशनशिप बनाने की कोई इच्छा नहीं होती, इंटेंशन नहीं होती, मंशा नहीं होती, तो इसीलिए नहीं। बट क्योंकि इस स्टेटमेंट से दिख रहा है कि आप अपनी गाड़ी को 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हो, तो यहाँ से ये मंशा दिख रही है कि आपकी इंटेंशन है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो पहला पॉइंट, आपके ऑफर से विलिंगनेस दिखना चाहिए। किस चीज की विलिंगनेस? एक तो ये विलिंगनेस दिखना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हो या कुछ ना करना चाहते हो सामने वाले की एसेंट लेने के लिए। दूसरी ये विलिंगनेस भी दिखना चाहिए कि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप बनाने की है। ठीक है, एग्जाम्पल यही वाला। दूसरी, आपके ऑफर का पर्पस होता है सामने वाले की एक्सेंट या ऑप्शन या एक्सेप्टेंस लेने की। अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया जहां पर आप सामने वाले की कंसेंट नहीं मांग रहे हो, एक्सेप्टेंस नहीं मान रहे हो, एसेंट नहीं मान रहे हो, मांग रहे हो, तो माना जाएगा कि वो ऑफर नहीं है। एग्जाम्पल, आपने जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी कि यार मैं अपना घर कोई दिन बेचूंगा, ये ऑफर नहीं है क्योंकि आप सामने वाले को ये नहीं बोल रहे क्या तुम मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदोगे, क्या, या आपने ये भी नहीं बोला कि मैं अपना घर 10 लाख रुपए में बेच रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं बोला, आपने बोला कि यार कोई दिन मैं अपना घर बेच दूंगा। तो यहाँ पर आप सामने वाले की एसेंट कंसेंट नहीं मांग रहे हो। ठीक है, तो ये भी ऑफर नहीं है।
तो बेसिकली आपके ऑफर में पहले तो विलिंगनेस क्लियर दिखना चाहिए कि आप ऑफर दे रहे हो। ये भी दिखना चाहिए कि आपकी इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप बनाने की, वो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन से दिख जाएगी। उसके बाद आपके ऑफर में सामने वाले से कंसेंट लेना चाहते हो, ये भी दिखना चाहिए। तीसरी बात, ऑफर ऐसा होना चाहिए जो कि डेफिनेट हो और सर्टेन हो। इसका मतलब ये एग्जांपल देखिए, ए बी को बोलता है कि मैं अपनी बाइक लगभग 50,000 में बेचूंगा, अराउंड 50,000। इसका मतलब क्या होता है? 50,000 में अराउंड 50,000, तो ये तो 49,000 भी हो सकता है। इट कैन बी 51,000 टू व्हाट? तो ये जो अराउंड है ना, इट इज बहुत वेग, नॉट क्लियर। तो ऐसा नॉट अलाउड। अगर आपने ऐसा कुछ ऑफर दिया जिसमें सर्टेनिटी नहीं है, अराउंड वर्ड इस टाइप के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, लगभग 50,000 में दूंगा या लगभग 40,000 में दूंगा, तो डेट इज नॉट ए वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर देना है तो आपको क्लियरली लिखना पड़ेगा, विल सेल फॉर 50,000 रुपीज। ये कुछ भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है। क्लियरली लिखो, ये ऐसे वर्ड यूज नहीं करना है, अराउंड, फॉर या अराउंड या लगभग, ऐसे वर्ड, ठीक है। क्लियर जो भी है क्लियर लिखो ऑफर में, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है और एक्सप्रेस भी हो सकता है, ऐसा लिखा है सेक्शन 9 में। एक्सप्रेस ऑफर मतलब आपने शब्दों से ऑफर दिया, या तो लिख कर दिया या बोल कर दिया, नॉर्मली दुकान पे गए या किसी को भी बोला कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे, क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, ये सब एक्सप्रेस हो गया। लिख के, लेटर लिख के पूछा, लेटर में पूछा क्यों, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे। इम्प्लाइड ऑफर होता है कि जो कि आप अपने एक्शन से देते हो। इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल हो गया बस ड्राइवर। बस ड्राइवर आके बस स्टॉप पे खड़ा हो गया, ठीक है। ये बस ड्राइवर ऑफर दे रहा है कि जिसको भी मेरी बस में बैठना है आकर बैठ जाओ। जैसे ही आप उस बस में चढ़े, एक्सेप्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इम्प्लाइड ऑफर में आपको याद रखना है, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, कि वो एक्शन से दिखता है। इम्प्लाइड ऑफर ऐसा होता है जो कि एक्शन से दिखता है, इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट। एग्जाम्पल ये नीचे लिखा ही है, बस ड्राइवर वाला। यहाँ लिख देते हैं एक बार, इम्प्लाइड ऑफर का एग्जाम्पल, बस ड्राइवर स्टॉपिंग एट स्टॉप टू पिक पैसेंजर्स, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं पांचवा पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। इसका मतलब इसका मतलब कि आपका ऑफर तभी एक्सेप्ट हुआ माना जाएगा जब जिसने एक्सेप्टेंस दी उसको ऑफर के बारे में पता चला हो। एक केस से समझते हैं। क्या होता है कि एक आदमी का लड़का घूम जाता है, तो वो एक इनाम रखता है, वो बोलता है जो भी मेरे लड़के को ढूंढ कर लाएगा उसको मैं कुछ पैसे दूंगा, ठीक है। अब इस आदमी का एक नौकर भी होता है जो कि उस बच्चे को ढूंढ कर ले आता है, बट इस नौकर को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि बच्चे के ऊपर रिवॉर्ड भी अनाउंस्ड है, ठीक है। वो पहले ही ढूंढ लाता है, फिर उसको बाद में पता चलता है कि अच्छा, कि मालिक ने बच्चे के ऊपर रिवॉर्ड भी किया है अनाउंस। तो वो जाके मालिक को बोलता है कि मालिक, मैंने आपका बच्चा ढूंढ दिया, मुझे पैसे दो, मुझे रिवॉर्ड दो। तो मालिक मना कर देता है, वो कोर्ट में चले जाता है सर्वेंट। अब सर्वेंट बोलता है कि हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट था। कोर्ट देखती है पूरी सिचुएशन, कोर्ट बोलती है कि नहीं, तुम्हारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देखो, तुमने जो लड़के को ढूंढा वो अपनी इच्छा से ढूंढा, ठीक है। तुमने तुम्हारे मालिक के ऑफर को सुनने के बाद नहीं ढूंढा। अगर मालिक ने ऑफर दिया होता, तुमने उसको सुन लिया होता, उसके बाद अगर तुम ढूंढ के लाते, तो तुम इंटाइटल थे रिवॉर्ड को। बट क्योंकि तुमने मालिक के ऑफर को सुना ही नहीं था और तुमने अपनी इच्छा से ही कर दिया था, तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। भाई, कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब एक ऑफर हो और उस ऑफर को कोई एक्सेप्ट करे। तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तुमने पहले से ही काम कर दिया, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, इसलिए तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब हम आते हैं टाइप ऑफ ऑफर पे। चलिए, बिफोर, पहले हम आए टाइप ऑफ ऑफर पे, उसके बाद पहले एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, पांचों इसेंशियल का। पहला, आपका ऑफर विलिंगनेस एक्सप्रेस करना चाहिए। किस चीज़ की विलिंगनेस? ऑफर की, आपके ऑफर से ये भी लगना चाहिए कि एक्चुअली ऑफर है, और उससे ये भी लगना चाहिए कि आपकी इंटेंशन है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, ठीक है।
दूसरा, ऑफर का पर्पस होता है सामने वाले की अनुमति लेना। आप सामने वाले की कंसेंट लेना चाहते हो तो आपके ऑफर से ये दिखना चाहिए। तीसरी बात, ऑफर डेफिनेट और सर्टेन होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए, सब चीज़ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है। चौथी चीज़, ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस लिखित शब्दों से या मौखिक शब्दों से, और इम्प्लाइड कंडक्ट से, बस ड्राइवर वाला एग्जांपल। पांचवा पॉइंट, ऑफर कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी। बिना कम्युनिकेट कर ऑफर के कम्युनिकेशन के बिना आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस पे ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस है। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप ऑफ ऑफर में। देखिए, 5 प्रकार के ऑफर होते हैं। पहला होता है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर ऐसा होता है जो कि पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है। ठीक है, इसको हम केस लॉ से समझते हैं। कालिर वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। देखिए, इस केस में क्या होता है कि कंपनी होती है, वो बोलती है कि हमारी ये मेडिसिन है, यदि आपने इसको खा ली तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और अगर आपको इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा एक डिसीज होता है, अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। ठीक है, अब जो लड़का होता है, एक आदमी होता है, वो खा लेता है गोली और फिर भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, तो वो कंपनी पे केस कर देता है। कंपनी को बोलता है कि लाओ, मुझे 100 पाउंड दो, मैंने तुम्हारी गोली खाई, उसके बावजूद मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। कंपनी बोलती है कि हमारे बीच तो कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, हमने तो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट किया था। कोर्ट बोलती नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपके बीच में एक एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट था। जब आपने ऐसा लिखा कि हम 100 पाउंड देंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा, और अगर उसको इन्फ्लुएंजा हो गया, तो आप एक तरह से जनरल ऑफर दे रहे थे। और जनरल ऑफर के केस में ये होता है कि जैसे ही उसकी कंडीशन आपने पूरी कर दी तो मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस हो गई। तो यदि किसी ने जनरल ऑफर दिया, जैसे कि कंपनी ने इस केस में दिया, तो जो भी कंपनी ने जो कंडीशन दे रखी है उस ऑफर में, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मान लिया जाएगा। उसने एक्सेप्टेंस दे दी और मान लिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि सामने वाले ने आपकी गोली खाई, अब आपको इसलिए उसको 100 पाउंड देना पड़ेंगे। कोर्ट हेल्ड दैट इट वाज अ जनरल ऑफर एंड बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर हम शुरू से पढ़ ही रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही स्पेसिफिक ऑफर है कि जो एक पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को दिया जाता है। ए ने बी को बोला, क्या तुम मेरा फोन खरीदोगे? ये हो गया स्पेसिफिक ऑफर। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर में क्या होता है कि दो लोग एक साथ एक दूसरे को सेम ऑफर दे देते हैं बिना कोई नॉलेज के। मैंने आपको, मान लीजिए, मैंने आपको बोला, लेटर से लिख के भेजा कि क्या तुम मेरा लैपटॉप 40,000 रुपये में खरीदोगे। उसी टाइम पे आपने भी मुझे एक लेटर लिख के भेजा कि क्या तुम अपना लैपटॉप मुझे 40,000 रुपये में बेचोगे। मैंने ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे, आपने ऑफर दिया कि क्या मैं खरीदूंगा, क्या मैं बेचूंगा। ठीक है, दोनों ने लैपटॉप की बात कर रहे हैं, दोनों 40,000 रुपये में लैपटॉप की बात कर रहे हैं, और दोनों, एक बोल रहा है कि क्या तुम मेरा लैपटॉप खरीदोगे, दूसरा बोल रहा है कि क्या तुम अपना लैपटॉप बेचोगे। दोनों को नहीं पता कि सामने वाले ने भी ऑफर दे रखा है, और दोनों के ऑफर जैसे ही क्रॉस करेंगे ना पोस्ट, बोला जाएगा कि क्रॉस ऑफर बन गया। एक्सेप्टेंस नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, वापस से इसको पढ़ लीजिए। ये लेटर लिखता है बी को, बोलता है कि मैं अपना लैपटॉप 40,000 में बेचना चाहता हूँ। उसी टाइम पर लगभग बी भी लेटर लिखता है ए को कि मैं तुम्हारा लैपटॉप 40,000 रुपये में खरीदना चाहता हूँ। दोनों के लेटर क्रॉस हो जाते हैं पोस्ट में। देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, ये की पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर लेटर, यहाँ पर कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुई, दे आर क्रॉस ऑफर्स। देखिए, मैंने आपको लेटर लिख के भेजा, क्या तुम मेरा लैपटॉप 40,000 रुपये में खरीदोगे। आपने मेरा लेटर पढ़ा और फिर आपने भी लेटर लिख के भेज दिया कि हाँ, मैं आपका लैपटॉप 40,000 रुपये में खरीदूंगा। तो ये बन गया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरी सिचुएशन, मैंने आपको मैंने बोला, एक लेटर लिख के भेजा कि आप मेरा लैपटॉप 40,000 रुपये में खरीदोगे। आपको नहीं पता कि मैंने ये लेटर भेजा है, बट आपको भी लैपटॉप चाहिए था कोई का, तो आपको पता है मेरे पास था, तो आपने एक नॉर्मली ऐसे ही लेटर लिख दिया कि क्या तुम अपना लैपटॉप 40,000 रुपये में बेचोगे। अब मुझे भी नहीं पता कि आपने ये लेटर भेजा है, और आपको भी नहीं पता कि मैंने आपको लेटर भेजा है। तो जैसे ही ये दोनों के लेटर बीच में क्रॉस होंगे, तो बोला जाएगा क्रॉस ऑफर बन गया। एक्सेप्टेंस नहीं होगी, बेसिकली जहां पर दो क्रॉस ऑफर है वहां पर एक्सेप्टेंस नहीं होती है। ठीक है, क्रॉस ऑफर मतलब टू आइडेंटिकल ऑफर्स without knowledge, it does not result in contract, no contract.
तो आपको याद रखना, क्रॉस ऑफर में दो आइडेंटिकल ऑफर होते हैं, दोनों पार्टी को पता नहीं होता है, और इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, क्योंकि इज देयर इज नो एक्सेप्टेंस, इज देयर इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है। अब ठीक है, काउंटर ऑफर। मैंने आपको ऑफर दिया, क्या तुम मेरी गाड़ी 1,000 पाउंड में खरीदोगे? आपने मेरा ऑफर सुन के बोला कि नहीं, मैं आपकी गाड़ी 950 पाउंड में खरीदूंगा। तो ये हो गया काउंटर ऑफर। आपने मेरा ऑफर सुन के दूसरा ऑफर दे दिया, प्राइस कम करके बता दी या ज़्यादा करके बता दी। तो जैसे ही काउंटर ऑफर दिया, तो जो पहला वाला ऑफर है वो खत्म हो जाता है वहीं के वहीं। तो अब पहले वाले ऑफर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, उस पर आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। ये उसका साधारण सा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए, स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को कंटिन्यूइंग ऑफर भी बोलते हैं। ये ऐसा ऑफर रहता है विच रिमेन्स ओपन फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड फॉर रिपीटेड ट्रांजेक्शन। तो स्टैंडिंग ऑफर में क्या होता है कि पहली बात तो ये बहुत एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए खड़ा ओपन रहता है। दूसरी चीज, इसमें अलग अलग ट्रांजेक्शन, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। इसको अब हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, आपने टेंडर के बारे में सुना होगा। सरकार टेंडर देती है, ठीक है। जिसको भी टेंडर मिलता है, इसका मतलब ये है कि जब भी सरकार उस आदमी को जिसको टेंडर मिला है बोलेगी कि तुम ये काम करो या कुछ मुझे सप्लाई करो, तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम एक एग्जांपल समझते हैं टेंडर का। पहले तो मैंने आपको टेंडर बता दिया कि टेंडर क्या होता है। टेंडर बेसिकली एक ऑफर होता है टू डू समथिंग वेन एवर आस्क्ड। जब भी आप एक ऑफर देते हो सामने वाले को, स्पेशली टू गवर्नमेंट, कि आप जब भी बोलोगे मैं आपके लिए कुछ काम कर दूंगा या कुछ सप्लाई कर दूंगा, जिस भी चीज़ का वो टेंडर है, ठीक है। अब ये देखते हैं। एक्स सबमिट्स a tender to supply 1000 bags of cement to municipal corporation at 350 rupees per bag for 1 year, ठीक है। ए ने एक टेंडर सबमिट करा, मतलब रिटर्न डॉक्यूमेंट में एक ऑफर दिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कि मैं आपको 1 साल के अंदर 1000 बैग तक, 1000 सीमेंट के बैग दूंगा। हर बैग की प्राइस रहेगी 350 रुपये। म्युनिसिपल पार्टी ने बोल दिया ठीक है ना। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्सेप्ट द टेंडर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, अब जब जब भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, अब एक साथ कॉरपोरेशन 1000 बैग नहीं बुलाएगी। अब कॉरपोरेशन को जब भी काम पड़ेगा, वो क्या करेगी कि कॉरपोरेशन विल प्लेस एन ऑर्डर, और जैसे ही वो ऑर्डर प्लेस करेगी, इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस एंड अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर्म्ड फॉर ईच ऑर्डर। देखिए, गवर्नमेंट ने इसको वापस से पूरा स्टेप से समझते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक टेंडर निकाला, एक इनविटेशन टू ऑफर दिया। उन्होंने बोला कि भैया हमको साल भर में लगभग 1000 बैग सीमेंट के चाहिए रहेंगे, यदि कोई सप्लाई कर सकता है तो अप्लाई करो। एक्स ने क्या करा, एक्स ने सबमिट कर दिया टेंडर। उसने बोला कि मैं आपको 1000 बैग सीमेंट के दूंगा, 1 साल के अंदर 350 रुपये लूंगा पर बैग के। कॉरपोरेशन ने बोला ठीक है। जैसे ही कॉरपोरेशन ने इस टेंडर को एक्सेप्ट कर लिया, तो एक स्टैंडिंग ऑफर बन जाएगा। अब स्टैंडिंग ऑफर बन गया, इसका मतलब क्या है कि अब जब जब भी कॉरपोरेशन बोलेगी इस एक्स को कि हमें 100 बैग सप्लाई कर दो, तो उसका मतलब होगा कि वो इस स्टैंडिंग ऑफर की एक्सेप्टेंस है, और हर बार एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। When tender is accepted, standing offer is created, ठीक है। जैसे टेंडर एक्सेप्ट होगा, स्टैंडिंग ऑफर बन जाएगा। अब जब भी कॉरपोरेशन एक ऑर्डर प्लेस करेगी, इट विल अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, और हर बार सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे ये टेंडर एक्सेप्ट हो गया, स्टैंडिंग ऑफर जैसे ही बना, और कॉरपोरेशन ने कल बोला कि हमें 100 बैग दे दो, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट वन। फिर एक महीने बाद बोलती है 101 बैग दे दो, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट टू। फिर कुछ टाइम बाद कॉरपोरेशन को और रोड बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो कॉरपोरेशन बोलती है 200 बैग दे दो, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट थ्री, ठीक है। तो जैसे ही टेंडर एक्सेप्ट हो जाता है, वो स्टैंडिंग ऑफर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर जब भी कॉरपोरेशन को ज़रूरत रहेगी, वो
उस स्टैंडर्ड ऑफर पे एक्सेप्टेंस देगी, बोलेगी कि हमें ये चाहिए। जैसे ही ऑर्डर प्लेस होगा उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस, और हर बार एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए। टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, आप एक ऑफर को कैंसिल कर सकते हो उसकी एक्सेप्टेंस के पहले। मान लीजिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे पूछा क्या तुम मेरी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदोगे। आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया पर कुछ रिप्लाई नहीं किया। अब क्योंकि आपने रिप्लाई नहीं किया तो मुझे आ गया गुस्सा, मैंने बोला कि नहीं अब तो मुझे नहीं भेजना, तो ये ऑफ़र कैंसिल हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपने रिप्लाई कर दिया होता कि हाँ, मैं आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, तो अब मैं उसके बाद ऑफ़र को कैंसिल या रिवोक या टर्मिनेट नहीं कर सकता। तो रूल तो रूल ये है कि यदि आपको ऑफ़र को टर्मिनेट करना है तो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाए उसके पहले कर दो। ठीक है, चलिए। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 5 में। ठीक है। An offer can be revoked at any time before its acceptance is complete as against the offerer। अच्छा, ऑफर को कैसे कैसे आप रिवोक कर सकते हो? ये तीन चार तरीके हैं, पांच तरीके हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। पहला कि नोटिस भेज दो, वही कि पहले मैंने आपको व्हाट्सएप पे ऑफर करा कि क्या तुम मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदोगे। आपने उसको देख भी लिया, आपने रिप्लाई नहीं करा। फिर मैंने बाद में 1 घंटे बाद आपको वापस मैसेज कर दिया कि नहीं यार मेरा तो मन बदल गया, मुझे तो नहीं बेचना है। तो ये हो गया नोटिस बाय रिवोकेशन बाय नोटिस। आपने इन्फॉर्मेशन देके रिवोक कर दिया वापस बाय लैप्स ऑफ टाइम। आपने ऑफर दिया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, अगर तुमको लेना है तो 1 घंटे में रिप्लाई कर देना। अगर आपने 1 घंटे में रिप्लाई नहीं किया तो मान लिया जाएगा कि वो ऑफर खत्म हो गया, लैप्स हो गया। ठीक है, बाय लैप्स ऑफ टाइम। बाय लैप्स मतलब बाय कंप्लीशन ऑफ टाइम। तीसरा, आपने ऑफर में कंडीशन लगाई थी कि यदि ये कंडीशन पूरी हो गई तभी मेरा ऑफर पूरा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑफर दिया कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ तुम्हें, बट मैं अपना घर तुम्हें तभी बेचूंगा जब हाउसिंग सोसाइटी अप्रूवल दे देगी। अब ये ऑफर, अब हाउसिंग सोसाइटी ने जैसे ही ऑफर देने से मना कर दिया ना, तो ये ऑफर अपने आप ही रिवोक हो जाएगा। ये पूरा एग्जाम्पल यही है। ठीक है। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजल, मान लीजिए मैंने आपको ऑफर दिया कि क्या तुम मेरा घर 10 लाख रुपए में खरीदोगे, और जैसे ही मैंने ऑफर दिया मेरी अकाल मृत्यु हो गई। अब ये बात आपको नहीं पता है और आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट जैसे ही मैंने आपको ऑफर दिया और मेरी मृत्यु हो गई और इसका आपको पता चल गया कि भाई जिसने ऑफर दिया था, मतलब मैंने ऑफर दिया था, मेरी मृत्यु हो चुकी है, तब तब वो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। ठीक है। तो यदि जो एक्सेप्टेंस देने वाला है उसको अगर डेथ की या इंसेनिटी का सेम प्रिंसिपल पागल होने पे भी अप्लाई होगा। यदि मैं पागल हो जाता हूँ, मैंने ऑफर दिया उसके बाद मैं पागल हो गया, और सामने वाले को पता चल गया कि जिसको मैंने ऑफर दिया उसको पता चल गया कि मैं पागल हो गया हूँ, तो वो अपने आप ऑफर रिवोक हो जाएगा। पांचवा, बाय रिजेक्शन, सामने वाले ने मना कर दिया नहीं तुम्हारा घर मुझे नहीं खरीदना 10 लाख में, या उसने काउंटर ऑफर दे दिया कि तुम्हारा घर मैं 8 लाख में खरीदूंगा, तो अपने आप जो पहला वाला ऑफर है कि क्या तुम 10 लाख रुपए में मेरा घर खरीदोगे, वो रिवोक हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम आते हैं कि ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, इन दोनों में फर्क क्या होता है। देखिए, ऑफर की तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली। ऑफर इज अ डेफिनेट प्रपोजल मेड विद द इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड। ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? देखिए, इनविटेशन टू ऑफर मतलब आप सामने वाले इंसान को इनवाइट कर रहे हो कि वो आके ऑफर दे। ठीक है। एक होता है कि आप सामने वाले पर्सन को ऑफर दे रहे हो, वहां पर आप क्या करते हो, अपनी विलिंगनेस सिग्निफाइज करते हो, सामने वाले की एसेंट लेना चाहते हो, और आपकी विलिंगनेस है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी हो जाए। ये तो हो गया ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर में ये होता है कि आप सामने वाले को इनविटेशन दे रहे हो कि भाई तू आके मुझे ऑफर दे, फिर मैं तुझे एक्सेप्टेंस दूंगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने आपको बोला कि क्या तुम मेरी किताब खरीदोगे 300 रुपये में। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑफर, सिंपल ऑफर हो गया। अच्छा, अब हम इनविटेशन टू ऑफर का एग्जांपल लेते हैं। डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग इन ए शॉप। देखिए, जब दुकानें होती है उसमें जो सामान रखे होते हैं उन सामान पे प्राइस टैग भी रखा रहता है। ठीक है। तो जब आप वो सामान को जाकर उठाते हो, पहली बात तो जब दुकान वाले ने सामान रख रखा है, वो सामान के साथ उनका प्राइस टैग भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया इनविटेशन टू ऑफर। वो दुकान वाला आपको इनवाइट कर रहा है कि भाई तुम आओ और मुझे ऑफर दो कि ये गुड्स क्या मुझे बेचोगे। ठीक है।
तो दुकान पे जैसे ही डिस्प्ले करोगे आप गुड्स, तो हो गया आपने इनविटेशन टू ऑफर कर दिया। अब मैं दुकान के बाहर जा रहा हूँ, मैं गया दुकान के अंदर, मुझे एक दिख गया फ़ोन, मान लीजिए उसकी प्राइस टैग है 10,000 रुपीज़। मैं अब जाऊंगा और दुकान वाले को बोलूंगा कि ये फ़ोन कितने का है या कुछ भी बोलूंगा, ठीक है। अगर दुकान वाला उसको बेचने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो होगा ऑफर। नहीं, मैं अगर फ़ोन लेके वहां पहुंचा दुकान वाले के पास, तो वो होगा इनविटेशन टू ऑफर। मैं दुकान वाले को ऑफर दे रहा हूँ कि क्या तुम मुझे ये फ़ोन बेचोगे। जैसे ही दुकान वाले ने बोल दिया कि ये 10,000 रुपये का फ़ोन है और आप 10,000 रुपये देके मुझसे ले सकते हो, तो वो हो जाएगा ऑफर। और जैसे ही मैंने उसको पेमेंट कर दिया, तो वो हो जाएगा एक्सेप्टेंस। ठीक है, वापस से इस एग्जांपल को और प्रिसाइज करते हैं और छोटा करते हैं। एक दुकान वाले ने डिस्प्ले पर फ़ोन रख रखे हैं, बहुत सारे जमा के रख रखे हैं, उनके साथ उसने प्राइस टैग भी चिपका रखा है, ठीक है। मैं जाता हूँ, अच्छा ये हो गया इनविटेशन टू ऑफर। वो इनवाइट कर रहा है कि कोई आके दुकान वाले को ऑफर दे, दुकान वाला इनवाइट कर रहा है। मैं गया अंदर, मैंने वो फ़ोन उठाया, मैंने उसको दुकान वाले के पास ले गया और मैंने बोला क्या ये फ़ोन आप मुझे बेचोगे, तो वो हो जाएगा ऑफर। अब अगर दुकान वाले ने बोला कि हाँ मैं आपको ये फ़ोन 10,000 रुपये में बेच दूंगा, ये हो जाएगी एक्सेप्टेंस। ठीक है, जैसे ही आपने पैसे दे दिए, ट्रांजेक्शन पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो डिस्प्ले करना चीज़ों को होता है इनविटेशन, फिर उसको देख के आप जाके देते हो ऑफर, फिर जो डिस्प्ले कर रहा है वही आपको एक्सेप्टेंस देता है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये इलस्ट्रेशन पूरा यहाँ पर लिख रखा है, ये पढ़ लेना। वही है, व्हेन अ शॉपकीपर डिस्प्लेस गुड ऑन शेल्व्स विद प्राइस टैग, इट इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर। Shopkeeper is inviting customer to make an offer to buy goods. When customer selects an item and takes it to cash counter, the customer makes an offer to buy an item at the display price. अच्छा, जब आप वो सामान उठाकर शॉपकीपर के पास ले गए, तो शॉपकीपर मना भी कर सकता है ना? वो तब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। वो बोल सकता है कि नहीं सर ये तो बेचने के लिए नहीं है, इसका स्टॉक खत्म हो गया, कुछ भी। कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द शॉपकीपर एक्सेप्ट द ऑफर यूजुअली बाय रिसीविंग अ पेमेंट। ये पूरी की पूरी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर शॉपकीपर कुछ डिस्प्ले कर रहा है गुड्स के और आपने जाके उठा लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट तभी बन गया। तब तो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर है, फिर आप उसको ले जाकर काउंटर पे जब देते हो तब वो मान जाता है बेचने के लिए, तब हम बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जब वो पेमेंट ले लेगा तब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, इस पे एग्जांपल, इस पे केस लो है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट। इसमें यही बोला था कोर्ट ने कि डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन अ शॉप इज एन इनविटेशन टू ऑफर नॉट एन ऑफर। इसका मतलब वही है कि यदि आप शॉप में गए, आपने सामान उठा लिया और फिर आप शॉपकीपर के पास गए कि लाओ मुझे सामान दो, और शॉपकीपर ने मना कर दिया कि नहीं ये तो बेचने के लिए नहीं है, तो अब आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। आप नहीं बोल सकते कि नहीं मैंने तो उठा लिया, तूने दिखाया था, तेरी दुकान पे रखा था, मैं इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे सामान दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। आप ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शॉप में रखना डिस्प्ले पे वो सिर्फ इनविटेशन होता है, वो ऑफर नहीं दे रहा था। ऑफर तो आप जाओगे, आप दोगे कैश काउंटर पे, बोलोगे कि मैं इतनी प्राइस जो इस पे दे रखी है उतने पे खरीदना चाहता हूँ। और जैसे ही वो हाँ बोलेगा, जैसे ही वो पेमेंट आपसे ले लेगा, तभी ऑफर बनेगा। ठीक है, फिर कंक्लूजन में वही चीजें लिखना है घुमा फिरा के जो आपने पढ़ा है, कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लॉफुल ऑफर होना चाहिए, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेटेड होना चाहिए, वो वैलिडली एक्सेप्ट होगा तभी एग्रीमेंट बनेगा, एग्रीमेंट बनेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसको वापस से एक बार समराइज कर देते हैं। ऑफर क्या होता है? ऑफर में आप अपनी इच्छा जताते हो, किस चीज़ की इच्छा, कुछ करने की या कुछ ना करने की। इसके साथ साथ आप ये इच्छा भी जताते हो कि आपकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है। ठीक है, अच्छा इच्छा क्यों जता रहे हो आप? इच्छा इसलिए जता रहे हो ताकि सामने वाला परमिशन दे दे, कंसेंट दे दे, हामी दे दे। ठीक है, जो भी आप ऑफर दे रहे हो वो डेफिनेट दो, सर्टेन दो, कुछ भी एम्बिगुइटी नहीं होना चाहिए। अराउंड वराउंड ऐसे वर्ड यूज मत करो। जो भी प्राइस है एग्जैक्ट बताओ, जो भी कलर है एग्जैक्ट बताओ, जो भी चीज़ है एग्जैक्ट बताओ। ठीक है, ऑफर इम्प्लाइड भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब शब्दों से, लिखित या बोलने से। इम्प्लाइड मतलब कंडक्ट से, बस ड्राइवर। ऑफर जिससे एक्सेप्टेंस ले रहे हो उसको कम्युनिकेट करना भी एब्सोल्युटली नेसेसरी है। बिना एक्सेप्टेंस के, बिना कम्युनिकेशन के सामने वाला एक्सेप्टेंस दे ही नहीं सकता।
टाइप्स ऑफ ऑफर, जनरल पूरी पब्लिक को, स्पेसिफिक एक पर्सन को, क्रॉस ऑफर दो लोगों ने सेम ऑफर दे दिया, दोनों को नहीं पता कि सामने वाले ने भी ऑफर दिया है। क्रॉस ऑफर रहेगा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा क्योंकि कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है। काउंटर ऑफर, मेरा ऑफर सुना आपने और दूसरा ऑफर दे दिया मेरा ऑफर सुनने के बाद। यहाँ पहली वाले सिचुएशन में दोनों को एक दूसरे का ऑफर के बारे में पता ही नहीं है। काउंटर ऑफर में मेरा ऑफर सुन के दूसरे में दे दिया, मैंने बोला 1000 में गाड़ी बेचूंगा, तुमने बोला कि 900 रुपये में गाड़ी तुम्हारी खरीद लूंगा। काउंटर ऑफर हो गया। जैसे काउंटर ऑफर मिलता है, पहला ऑफर खत्म हो जाता है, वो 1000 रुपये वाला ऑफर कैंसिल हो जाएगा अपने आप। स्टैंडिंग ऑफर, ऐसा ऑफर जो बहुत टाइम तक ओपन रहता है और उसमें आप अलग अलग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। एग्जाम्पल यही टेंडर वाला है, पूरा समझाया हमने। फिर टर्मिनेशन, ऑफर टर्मिनेट आप कर सकते हो उसकी एक्सेप्टेंस के पहले। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट नहीं करा तो उसके पहले आप कभी भी अपने ऑफर को कैंसिल कर सकते हो। कैसे कैंसिल करोगे? नोटिस देके कर सकते हो, टाइम के लैप्स से कर सकते हो कि आपने टाइम लिख दिया कि 1 घंटे में ये ऑफर अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है और वो रिवोक हो जाएगा, तो ठीक है। फेलियर ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, आपने अपना घर बेचने का ऑफर दिया पर ये कंडीशन लगा दी कि मैं तभी घर बेचूंगा अगर हाउसिंग सोसाइटी ने अप्रूवल दे दी। अब अप्रूवल नहीं दी हाउसिंग सोसाइटी ने बाद में, तो आपका ऑफर अपना आप कैंसिल हो जाएगा। बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब जिसने ऑफर दिया। अच्छा, ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं और ऑफरर को, मतलब जो पार्टी ऑफर देती है उसको बोलते हैं ऑफरर। जिसको ऑफर मिलता है, जो एक्सेप्टेंस देता है उसको बोलते हैं ऑफरी। ठीक है। तो अगर ऑफरर की, जिसने मतलब ऑफर दिया, उसकी डेथ हो जाती है या वो पागल हो जाता है और ये चीज़ अगर ऑफरी को, मतलब जो एक्सेप्टेंस देता है उसको पता रहता है, तो वो ऑफर अपने आप तभी एक्सेप्ट, जैसे ही उसको पता चलेगा तभी के तभी रिवोक हो जाएगा। बट पता चलने के पहले ही अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आखिरी आखिरी पॉइंट जिससे कि ऑफर रिवोक हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, वो है कि सामने वाले ने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मैंने आपको बोला क्या तुम 10 लाख रुपए में मेरी कार खरीदोगे, आपने मना कर दिया कि नहीं मैं आपकी गाड़ी 10 लाख रुपए में नहीं खरीदूंगा, या आपने काउंटर ऑफर दे दिया, आपने बोला कि नहीं मैं 8 लाख में खरीदूंगा। ठीक है। फिर ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, डिस्प्ले ऑफ गुड्स विद प्राइस टैग इन अ शॉप। एक दुकान ने कुछ सामान को अपनी शॉप में डिस्प्ले पे रख रखा है कांच में विद प्राइस टैग, तो वो हो गया इनविटेशन। अब मैंने वो सामान को उठाया और मैं काउंटर पे लेके गया, ये हो गया ऑफर। अगर दुकान वाले ने बोला, अच्छा अब यहाँ पर दुकान वाला हाँ भी बोल सकता है ना भी बोल सकता है, अगर उसने बोल दिया हाँ मैं आपको इतने में बेच दूंगा जो प्राइस टैग है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैंने आपको पैसे दिए तब ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर उसने मना कर दिया कि नहीं मैं तो नहीं बेच रहा, ये लास्ट है, मुझे रखना है, या स्टॉक में नहीं है, या बेचने के लिए नहीं है, कुछ भी, तो फिर आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब उसने गुड्स को डिस्प्ले पर रखा था वो सिर्फ इनविटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर नहीं था। यही केस है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स केस, कैश केमिस्ट। इसमें यही बोला गया था कि अगर डिस्प्ले पे गुड्स रखे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन है, वो ऑफर नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप जाकर सामने वाली कंपनी को, दुकान को, शोरूम को ऑफर दो और अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तभी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कंक्लूजन में यही लिखना है। चलिए, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय।